आफ्टरनून। तो आज हम जानने जा रहे हैं नेट्रिप। क्या आप जानते हैं नेट्रिप के बारे में? नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। नेशनल माने राष्ट्रीय। तो भारत में जो भी ऑटोमोबाइल बन रहा है उसकी टेस्टिंग करना और उसका सर्टिफिकेशन करना, टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप करना, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना करने की यह एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय एवं सार्वजनिक उपक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज और कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसे वित्त पोषित किया गया। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक्मा और श्याम का नाम सुना क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। जितने भी भारतीय वाहन निर्माता हैं जैसे टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज और बहुत सारे जो भारतीय वाहन निर्माता हैं, वो है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स की एक सोसाइटी है। दूसरी है ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एक्मा, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, प्लस फाडा, ये डीलरशिप की एसोसिएशन है। इन सब ने मिलके प्लस कुछ राज्य सरकारों ने जहाँ जहाँ पर ये टेस्टिंग फैसिलिटीज बनी, डेवलप की गई, वो राज्य सरकारों का भी इसमें योगदान है। इनके वित्त पोषण से तब यह महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की गई। किसी भी परियोजना को तैयार करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले उसका एक प्लान बनता है। प्लानिंग मतलब उसके कैसे ये कार्य होगा, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी हैं, उसकी पूरी एक प्लानिंग होती है। फिर उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन होता है, सिविल वर्क होता है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, टेस्टिंग ट्रैक्स डेवलप करने हैं, मशीनें इंस्टॉल करनी हैं और उन मशीनों की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए स्किल्ड स्टाफ चाहिए। टेस्टिंग के लिए बहुत ही एक्सपर्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस चाहिए। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो एक मंत्रालय यह कार्य नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज प्लस सम स्टेट गवर्नमेंट्स, जहाँ जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ डेवलप की गई, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि चेन्नई यानी मद्रास, तमिलनाडु, जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों का, सिलचर यानी असम, इन राज्यों का भी इसमें बड़ा योगदान है, क्योंकि भूमि उपलब्ध उन्होंने कराई है और काफ़ी चीज़ें उन्होंने उपलब्ध कराई हैं। तो जो ये नेट्रिप है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका बीज बोया गया सन 2002 की नेशनल ऑटो पॉलिसी के दौरान। नेशनल ऑटो पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत को छोटी कारों, टू व्हीलर्स तथा एग्रीकल्चरल मशीनरी में के साथ साथ हैवी व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस आदि का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना।
क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न करता है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में का भारतीय जीडीपी में, जो इंडियन जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 7.1% का योगदान है। और यही ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 32 मिलियन लोगों को, 32 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। 32 इंटू 10 लाख करो, उतने लोगों को यह रोजगार उत्पन्न करता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट किसी असेंबली प्लांट में है या एक्मा के साथ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, वो क्या प्रत्यक्ष रोजगार है। चाहे असेंबली प्लांट में लगा है, चाहे पार्ट्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में लगा है, चाहे डिजाइनिंग में लगे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जब ऑटो पॉलिसी 2002 का उद्देश्य था कि सब ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमोबाइल का यहाँ निर्माण हो, विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विकास से जोड़ना, उसे गति देना, ताकि आर्थिक विकास को एक गति मिले। इन सब की शुरुआत हुई थी ग्लोबलाइजेशन के दौरान। 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई। उसी के तहत पहले भारत में टर्निंग पॉइंट आया था सिर्फ मारुति उद्योग लिमिटेड। जो भारतीय मैन्युफैक्चरर थे, चाहे टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, बजाज, हीरो होंडा, इन्होंने फिर बाद में होंडा के साथ कोलैबोरेशन करके हीरो होंडा हो गई, ठीक है। तो ये क्या थे? ये हमारी जो परंपरागत टेक्निक थी उसी पे चल रहे थे। बट 1992 से भारत का जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो हमें भी यूरो मानकों के अनुरूप ही वाहन बनाने जरूरी हो गए, ताकि पर्यावरण संरक्षण तथा धुआं नियंत्रण वाले कार्य को वैश्विक स्तर की तरह ही भारतीय वाहन भी उसी तरह के हों, जो वायुमंडल को कम से कम प्रदूषित करें। क्योंकि जो भी ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल क्या है? स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है, जिसे यह चलने की शक्ति एक पावर प्लांट के द्वारा मिलती है, जिसको इंजन कहते हैं। और वह इंजन इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, जिसमें कि फ्यूल इंजन के अंदर जल रहा है। और जो फ्यूल है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। चाहे वो पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे एलपीजी है, चाहे सीएनजी है, चाहे एलएनजी है, चाहे प्रोपेन है, ये सब क्या हैं? ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न होते हैं, जब जलते हैं, तो ये बहुत सारे अपने साथ बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनाते हैं, अध जले हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स, HC, पर्टिकुलेट मैटर्स एंड शूट पार्टिकल्स। इतना सारा ये सब वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। NOx, जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जब ताप में डिफरेंस आता है टेम्परेचर में, दिन में गर्म था, रात में ठंड हुई, तो फॉग बना। उस समय ये NOx प्लस पर्टिकुलेट मैटर्स प्लस वायुमंडल की धूल, ये सब मिलकर हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक पॉलीहाउस की तरफ बना देते हैं। उसे कहते हैं स्मोग। क्या कहते हैं? स्मोग। वो काली चादर तन जाती है। ये महानगरों में ज़्यादा होती है, जहाँ की बहुत ज़्यादा उद्योग भी चल रहे होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे उद्योग वो भी बहुत ज़्यादा धुआं निकालते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो ये सारा पॉल्यूशन एक साथ मिलकर पूरा एक हो जाता है, जो कि मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधों सबके लिए हानिकारक है। तो सबसे बड़ा जो कार्य है वो क्या है कि ऑटोमोटिव वेहिकुलर पॉल्यूशन, ऑटोमोटिव पॉल्यूशन या वेहिकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए गए हैं। साथ ही भारत में चलने वाले वाहनों के लिए हर स्टेट के अपने अपने एक पूरा भारत सरकार का बना हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके बाद अमेंडमेंट 2019। उसी तरह से केंद्रीय मोटर रूल्स हैं CMVR। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं
पर्यावरण सुरक्षा के लिए, कि लोगों को स्वच्छ वायु मिले, एयर क्वालिटी सही हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी वाहन चल रहे हैं सड़कों पर वह नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल हो। क्या हो? नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। तो ये सब टेक्निक हमारे पास थी नहीं, आना था इसको यूरोप से, अमेरिका से या अदर कंट्रीज से। तो इसके लिए फिर ग्लोबलाइजेशन के लिए पूरा 100% ऑटोमोबाइल क्षेत्र को FDI हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके तहत Hyundai मोटर्स ने अपने कारखाने खोले। मारुति उद्योग की जगह पर अब Hyundai ने भी यहाँ पर प्लांट लगा लिया, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, असेंबलिंग करने लगे। इसी तरह से टाटा मोटर्स ने भी अन्य लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ। बॉस ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उनका भी इस नेट्रिप में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो जितने भी OEMs हैं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन लोगों ने भी इसमें सहायता प्रदान की। अब जब विदेशी गाड़ियां भी भारत में बनने लगी और भारत में विदेशी टेक्निक भी आने लगी, तो यह ज़रूरी था कि उनका परीक्षण हो। सबसे पहले टेस्टिंग रिक्वायर्ड है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं क्या वह सही है, जो डेटा मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दिया जा रहा है वो सही है, और यदि वह सही है तो क्या वह विश्व स्तरीय मानकों का पालन करता है। भारतीय मानक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS या ISI, तो इसी तरह से ISO हैं, SAE के मानक हैं, उनके कोड्स हैं। मैंने बताया था J कोड, तुम्हें लुब्रिकेंट जब बताया था तो उस समय इस कोडिंग के बारे में काफ़ी कुछ थोड़ा हल्का फुल्का एक ज्ञान दिया था। इतना टाइम नहीं होता यहाँ पर हमारे पास, 2 साल के लिए तुम आते हो, फिर थोड़ा बौद्धिक स्तर का भी हिसाब रखना पड़ता है। तो ये जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो ISO स्टैंडर्ड हैं, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। इसी तरह से SAE के सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के मानक हैं। EPA है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यह अमेरिका में चलता है। इसी तरह से यूरो मानक हैं। तो जो भी ऑटोमोबाइल भारत में बन रहा है इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जो कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वह अपने वाहनों का या ऑटो कंपोनेंट्स का, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स का बाहरी देशों को निर्यात भी कर रही हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाहे असेंबलिंग हो रही है, उसका परीक्षण करना, उसकी होमोलोगेशन करना, यानी जो डेटा है वो उसके अनुसार प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है उसकी हार्मनी विश्व स्तर के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके इक्विवेलेंट है या नहीं है। जो कुछ इसमें दिया गया है डेटा के साथ वो वास्तव में रीडिंग क्या आ रही है। फिर उसके बाद उनका सर्टिफिकेशन करना, उनको एक प्रमाण पत्र देना कि यह वाहन प्रदूषण नहीं करता है, यह वाहन हर तरह से फिट है या अनफिट है या यह डेंजरस है। इस तरह के लिए ज़रूरी था कि बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हों, ताकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं और ऑटोमोबाइल का जो निर्माण होता है उसमें लाखों कंपोनेंट लगे, कई तरह के सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स हैं। जो मैं पिछली क्लास में मैंने तुम्हें ऑटोमोबाइल की जब परिभाषा से शुरू किया था उसी समय एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की गई थी। तो इन जितने भी सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लाइटिंग, पेंट, बॉडी डिजाइन, चैसी डिजाइन और जो कुछ भी मटेरियल उसमें लगा, मटेरियल टेस्टिंग, जो भी वायर्स लगे हुए हैं उसके मटेरियल की टेस्टिंग, उसके इंसुलेशन की टेस्टिंग आदि टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज़ तथा R&D फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट का विकास करना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए यह नेट्रिप परियोजना की शुरुआत हुई। यह परियोजना मूर्त रूप में आई लगभग
6 और 8 के बीच। हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्लस सम स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा वित्त पोषित हुई और ये महत्वाकांक्षी परियोजना अपना परवान चढ़ना शुरू हुई। और इसने अब बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप हो चुकी हैं जो कि अपना कार्य कर रही हैं, फंक्शनल हैं। इसीलिए भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग इतनी तेजी से बढ़ा। तो ऑटो पॉलिसी का जो उद्देश्य था कि भारत को ऑटोमोबाइल निर्माण का, विनिर्माण का एक हब बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो और उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो, वो सम्मानजनक रूप से अपना तथा अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण कर सकें, देश के आर्थिक विकास हो। उसके लिए ज़रूरी था कि विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप ही भारत में भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वह विश्व स्तरीय हो, ताकि यहाँ बने हुए, यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड पार्ट या असेंबल्ड ऑटोमोबाइल वह विश्व के किसी भी कोने में एक्सपोर्ट किया जा सके। इज इट क्लियर? अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले तो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रोज नया नया अनुसंधान होगा, ये मटेरियल कैसे इंजन को डाउन साइज किया जाएगा, आखिर वो रूट कॉज एनालिसिस कि पोल्यूशन का कारण क्या है, फ्यूल की क्वालिटी को कैसे ठीक किया जाए, फ्यूल में भी क्या है, डिले पीरियड जिस कारण नॉकिंग हो रही है और अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन निकल जा रहे हैं। एक ही टाइम का इंजेक्शन था, उसको अब फिर CRDI पढ़ाया तो मैंने क्या कहा, मल्टीपल इंजेक्शन हो गए, ताकि डिले पीरियड को खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? पायलट इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड कंबशन को खत्म कर दिया गया सेकंड पायलट इंजेक्शन के द्वारा। उससे होने वाली कंबशन से होने वाली आवाज़ों को कम कर दिया, सूट पार्टिकल के निर्माण और अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इससे क्या हुआ, ये मल्टीपल इंजेक्शन से फायदा क्या हुआ कि फ्यूल की मात्रा भी कम लगी, हाई प्रेशराइज्ड सिस्टम यूज किया गया, ऑटोमाइजेशन बहुत अच्छा रहा और जो फुहारा है उसकी रीच भी लंबी गई। इसलिए 1 पायलट इंजेक्शन, देन अदर प्री इंजेक्शन, 3rd मेन इंजेक्शन, 4th पोस्ट इंजेक्शन, देन उसके बाद 1 लेट पोस्ट इंजेक्शन। लेट पोस्ट इंजेक्शन क्यों किया जाता है? ताकि एग्जॉस्ट गैसों के तापमान को बढ़ाया जा सके और उससे DPF रीजेनरेट हो। DPF जनरेशन का कार्य करने के लिए पार्क्ड जनरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सूट पार्टिकल्स जो पर्टिकुलेट मैटर से है वो 600 डिग्री पर पूरी तरह से जल जाते हैं, तो वो एग्जॉस्ट गैसों के तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो ये जितने भी चीज़ें उसमें देखी थी, उसमें सेंसर्स मैंने पढ़ाए थे तुमको, एक्चुएटर्स बताए थे, ECU बताया था, उसके साथ लगे हुए तारें बताई थी कि कोई 2 तार का सेंसर है, कोई 3 तार का सेंसर है, कोई 4 तार का सेंसर है, कोई 6 तार का सेंसर है। किसी सेंसर के साथ एक और सेंसर है, डबल सेंसर इटसेल्फ है। तो इन पार्ट्सों की टेस्टिंग, जो हेडलाइट्स हैं उनकी टेस्टिंग, वाहन के डिजाइन की टेस्टिंग, उस पर लगे हुए मटेरियल की टेस्टिंग, टायर के मटेरियल की टेस्टिंग, टायर के नॉइज की टेस्टिंग, जो ग्लासेज चाहे वो विंड स्क्रीन ग्लास है उसकी टेस्टिंग, पीछे वाला ग्लास है, साथ में जो डोर के साथ लगे वाले ग्लास हैं, बॉडी के साथ लगे लीकेज, लिक्विड पेनिट्रेशन के द्वारा पानी की फुहार, ताकि बरसात में सारा पानी गाड़ी के अंदर ना आए। इन सब की बारीक टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप करना निहायत ही जरूरी था। समझ में आ रही बात? इंजन की आवाज, उसकी वाइब्रेशन, वाहन की वाइब्रेशन एंड हार्सनेस, चलते समय कितना उछल रहा है, इंजन कितना वाइब्रेट कर रहा है, स्टार्ट होने पर कितना आवाज कर रहा है, वो NVH, नॉइज वाइब्रेशन एंड हार्सनेस।
जो लाइटों की टेस्टिंग करनी है, चाहे हेडलाइट की टेस्टिंग है, टेस्ट इंडिकेटर की है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर की है, स्टॉप लाइट की है, केबिन लाइट हैं, जो डैशबोर्ड में चमक रही हैं लाइटें, वो लाइटें कहीं ड्राइवर को इरिटेट तो नहीं कर रही है, उसकी आंखों में कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं डाल रही हैं, या जो हेडलाइट पड़ रही है वो सामने वाली गाड़ी जो चल रही है अदर रोड यूजर्स उनके लिए हानिकारक तो नहीं है, इसकी टेस्टिंग। हॉर्न की इंटेंसिटी कितनी है, इंजन की आवाज़ कितनी है, चैसी और बॉडी के डिजाइन किस तरह का है, उसमें लगा हुआ मटेरियल, पावर ट्रेन की टेस्टिंग कंप्लीट। फिर पावर ट्रेन टेस्टिंग में इंजन के द्वारा कितना पॉल्यूशन हो रहा है और पूरे वाहन के द्वारा कितना पॉल्यूशन हो रहा है, और टोटल कितना का ग्रॉस कितना पॉल्यूशन हो रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, SAE का स्टैंडर्ड क्या है, BIS क्या है, क्या उनको ये फुलफिल कर रहा है। तो इस सर्टिफिकेशन की टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन की ज़रूरत थी, वही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं नेट्रिप के। तो नेट्रिप की फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं, और ये जो भी टेस्टिंग हो रही है वो किसके अनुसार होनी चाहिए, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उनके अनुसार होनी चाहिए, भारतीय मानकों के अनुसार भी ये फिट होनी चाहिए, SAE के मानक, EPA और यूरो मानकों के समतुल्य होनी चाहिए। ठीक है, इनमें हार्मनी होनी चाहिए, ये एक समान होने चाहिए। यह नहीं कि जो भारत में वाहन बन रहे हैं उसको यूरोप में बैन कर दिया, ये वाहन नहीं आ सकते, या अमेरिकन ने बैन कर दिया कि ये वाहन यहाँ नहीं चल सकते, ऐसा नहीं होना। ठीक है, ऐसे वाहन तैयार करने हैं जिनकी कि विश्व में वो कहीं भी हम उन्हें बेच सकें, चल सकें, भारत के प्रदूषण को, भारत के वायुमंडल को भी वो प्रदूषित ना करें और विश्व के वायुमंडल को भी वो प्रदूषित ना करें। ठीक है, तो इसके लिए एक ही जगह पर ये सारी टेस्टिंग नहीं हो सकती। भारत में बहुत सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज, इनको ही नहीं, मर्सिडीज बेंज भी इंडिया में बना रही है, BMW, फॉक्सवैगन एंड मैनी मोर, सब लोग भारत में उत्पादन कर रहे हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट से बनाए जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट से बना रहा है, कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट। सेंसर्स आर व्हाट? सेंसर्स आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस जो कि सेंस करते हैं, वो तापमान को सेंस करते हैं, वो प्रेशर को सेंस करते हैं, वो किसी घूमती हुई शाफ्ट की स्पीड को बता देते हैं बिना टच किए। तो सेंसर्स हैं क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट हैं। वो जो कुछ भी बना है वो मैकेनिकल है, पर वो काम कर रहा है, या तो उसे वोल्टेज दी जा रही है या फिर वो वोल्टेज सिग्नल दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। तुम्हें बताया था मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक पल्स जनरेटर होता है, एक ऑप्टिकल है, और क्या बताया था? हॉल इफेक्ट है, और क्या बताया था? पीजो इलेक्ट्रिक हैं। इतने किस्म के तो सेंसर ही बताए थे। तो इनकी टेस्टिंग एक ही जगह पर नहीं हो सकती, हो भी सकती है तो बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियां, मारुति भी अपना काम कर रही है, सुजुकी मोटर्स, रेनो भी कर रही है, बना रही है अपने वाहन, BMW भी बना रही है, फॉक्सवैगन ऑडी भी बना रही है, टाटा भी बना रही है, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, मीडियम गुड्स व्हीकल्स हैं, SUV हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इतनों के टेस्टिंग के लिए, ताकि तेज़ी से टेस्टिंग हो, सर्टिफिकेशन हो, होमोलोगेशन हो, एवरीथिंग हो, सब चीज़ बढ़िया चले, इसके लिए बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ चाहिए। तो उनका विकास किया इस परियोजना ने, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के द्वारा। तो इसकी फर्स्ट फैसिलिटीज है VRDE, व्हीकल एस्टैब्लिशमेंट। पहली फैसिलिटीज है VRDE, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। यह DRDO की संस्था जो बहुत पहले से चल रही है, जो
भारतीय सेना में चलने वाले वाहनों की जांच करती थी, प्रमाणीकरण करती थी। अब आगे वाला हम अभी बात करते हैं। मैनी मैनी थैंक्स टू डॉक्टर कृपाल सिंह जी एंड मैनी मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।